वेलकम गाइस। आप देख रहे हैं वेक्टर कैलकुलस की क्लास और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था स्केलर फील्ड और उसके ग्रेडियंट के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे लेवल सरफेस के बारे में। तो मान लो हमारे पास ये आज सरफेस है और हमारे पास एक स्केलर फील्ड है हाइट जिसका पैरामीटर है, मतलब हर पॉइंट के ऊपर वो जो स्केलर फील्ड है वो हाइट को डिनोट करती है। अगर हम कोई ऐसा सरफेस ड्रॉ करें जिस सरफेस के ऊपर हर पॉइंट के ऊपर सेम हाइट हो, तो अगर हम अर्थ के सरफेस के बाहर एक और दूसरा स्फीयर ड्रॉ करें तो वो जो स्फीयर होगा उस स्फीयर के ऊपर सेम हाइट होगी। मान लो हमारा ये जो स्फीयर है इसकी हाइट है h, तो इस स्फीयर के हर पॉइंट के ऊपर हाइट h होगी। तो ये जो हमारा स्फीयर होगा ये लेवल सरफेस कहलाएगा। तो अब हम देखते हैं कि लेवल सरफेस की डेफिनेशन क्या होती है। लेवल सरफेस की डेफिनेशन होती है इट इज अ सरफेस ऑफ ए स्केलर फील्ड सच दैट ऑन एवरी पॉइंट ऑफ इट हैव सेम वैल्यू ऑफ स्केलर फंक्शन। मतलब वो सरफेस, किसी स्केलर फील्ड का वो सरफेस जिस सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर स्केलर फंक्शन की वैल्यू सेम हो। तो अगर हमारे पास एक स्केलर फील्ड है phi x y z, तो phi x y z इज इक्वल टू c जो है वो एक ऐसा सरफेस होगा जिसके ऊपर हर पॉइंट के ऊपर स्केलर फंक्शन की वैल्यू c होगी, और ये जो सरफेस होगा ये हमारा लेवल सरफेस होगा। अब हम देखते हैं कि क्या थ्योरम्स होती है हमारी लेवल सरफेस के ऊपर। थ्योरम नंबर 1 कहती है कि टू लेवल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट, और इसको हम अलग तरीके से भी देख सकते हैं, थ्रू एनी पॉइंट ऑफ स्केलर फील्ड देयर पासेस वन एंड ओनली वन लेवल सरफेस। यानी कि ये कह रहा है कि जो एक पॉइंट होगा हमारे स्केलर फील्ड के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ एक लेवल सरफेस के अंदर ही इंक्लूड होगा, यानी कि दो लेवल सरफेस आपस में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर सकेंगे। अगर याद हो तो 12th के अंदर हमने पढ़ा था इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होते थे ये लेवल सरफेस जो है ये भी सेम वही है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसे एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर सकते थे, वैसे ही लेवल सरफेस भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि अब हम यहाँ देखते हैं, अगर ये लेवल सरफेस है कोई 1 और ये दूसरा लेवल सरफेस है हमारा, ये हमारा दूसरा लेवल सरफेस है, और ये कोई पॉइंट है P, तो ये पॉइंट इस लेवल सरफेस में भी है, इस लेवल में भी है। मान लो इस लेवल सरफेस के ऊपर हमारी हाइट है h और इस लेवल सरफेस के ऊपर हमारी हाइट है k, तो ये जो पॉइंट है ये इस लेवल सरफेस के अकॉर्डिंग इसकी हाइट होगी h और इस लेवल सरफेस के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पे हाइट होगी k। तो एक ही पॉइंट के ऊपर दो हाइट नहीं हो सकती, इसलिए हमारे जो लेवल सरफेसेस हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। हमने एक पॉइंट लिया Pxyz स्केलर फील्ड के अंदर और उस पॉइंट में से हमने दो लेवल सरफेसेस पास करवाए C1 और C2, यानी कि phi xyz इज इक्वल टू C1 और phi xyz इज इक्वल टू C2। अब phi xyz इज इक्वल टू C1 के अकॉर्डिंग जो हमारा पॉइंट है उसके ऊपर जो हमारे फंक्शन की वैल्यू है वो C1 होगी, और phi xyz इज इक्वल टू C2 के अकॉर्डिंग हमारे पॉइंट की वैल्यू C2 होगी। लेकिन एक ही पॉइंट की दो वैल्यूज नहीं हो सकती। ये तभी पॉसिबल है जब हमारा C1 जो है वो इक्वल होगा C2 के। अगर C1 C2 के इक्वल है तो हमारा phi xyz इज इक्वल टू C1 और phi xyz इज इक्वल टू C2 दोनों सेम लेवल सरफेसेस हैं, यानी कि एक ही लेवल सरफेस है। तो यहां से ये प्रूव होता है कि हमारे दो लेवल सरफेसेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते और एक ही पॉइंट के ऊपर दो लेवल सरफेसेस नहीं हो सकते, ये सेम बात है। अब हम देखते हैं थ्योरम नंबर 2, ग्रेडियंट phi इज नॉर्मल टू द लेवल सरफेस। सबसे पहले हम इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझते हैं। ये कह रहा है कि एक मिनट, ये कह रहा है कि ग्रेडियंट phi जो है वो लेवल सरफेस के नॉर्मल होगा। तो हम क्या करते हैं कि हमारे लेवल सरफेस का एक टेंजेंट ले लेते हैं ऐसे पॉइंट P के ऊपर, और हमारा जो ये फील्ड है ये हाइट की फील्ड है, तो इसका जो ग्रेडियंट होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। तो इस पॉइंट से हमारा जो ग्रेडियंट होगा वो ऊपर की तरफ होगा। तो ये कह रहा है कि हमारा जो ग्रेडियंट है डेल फाई, ये हमारा है डेल फाई, तो हमारा जो ग्रेडियंट है डेल फाई वो परपेंडिकुलर होता है हमारे लेवल सरफेस के। तो यहां से अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है कि हमारे लेवल सरफेस की जो ग्रेडियंट फाई है वो परपेंडिकुलर है। अब हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। कैसे? सबसे पहले हम एक लेवल सरफेस लेते हैं phi xyz इज इक्वल टू C। इस लेवल सरफेस के ऊपर हम दो पॉइंट लेते हैं Pxyz और
क्यू एक्स प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई, जेड प्लस डेल जेड। ये हमने पॉइंट ले लिया हमारा P, और ये हमने पॉइंट ले लिया हमारा Q। ये P से थोड़ा दूर है, इसलिए हमने यहाँ पे डेल एक्स डेल वाई डेल जेड डालना है। P के ऊपर हमारी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है एक्स वाई जेड। और R जो है, R इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप जो है वो P का पोजीशन वेक्टर है, और Q का पोजीशन वेक्टर होगा R वेक्टर प्लस डेल आर। जैसे कि हम देख सकते हैं Q के कोऑर्डिनेट्स के अंदर डेल एक्स डेल वाई डेल जेड जुड़े हुए हैं, तो इसके पोजीशन वेक्टर के अंदर भी डेल आर जुड़ जाएगा। अब हमें निकालना है टेंजेंट टू द लेवल सरफेस। अब लेवल सरफेस का टेंजेंट कैसे निकालेंगे? हम सबसे पहले वेक्टर लेंगे PQ। हमने ये वेक्टर ले लिया है। PQ जो वेक्टर आएगा वो आएगा Q माइनस R इज इक्वल टू डेल आर। यहाँ से देखिए R वेक्टर प्लस डेल आर माइनस R इज इक्वल टू डेल आर, तो ये आ गया डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप प्लस डेल जेड के कैप। अब हमें निकालना है टेंजेंट P पॉइंट के ऊपर। तो अगर हम PQ की डिस्टेंस कम कर दें, मतलब Q को P के और पास लेकर आए, तो हमें मिलेगा P के ऊपर टेंजेंट लेवल सरफेस के ऊपर। तो अगर Q जो है वो P को अप्रोच करती है, तो PQ जो वेक्टर है वो बन जाएगा dr। dr होगा dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप। अगर Q जो है वो P की तरफ बढ़ती है, तो ये बन जाएगा हमारे P के ऊपर एक टेंजेंट। अब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं dr और डेल फाई, और हमारी थ्योरम क्या कहती है कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर अब हमें इन्हें परपेंडिकुलर प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और देखेंगे कि अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था कि a डॉट b इज इक्वल टू 0 अगर है तो cos थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे डेल फाई डॉट dr। डेल फाई डॉट dr आएगा आई कैप करली फाई बाई करली एक्स प्लस जे कैप करली फाई बाई करली वाई प्लस के कैप करली फाई बाई करली जेड डॉट प्रोडक्ट विद dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो हमें मिलता है dx करली फाई बाई करली एक्स प्लस dy करली फाई बाई करली वाई प्लस dz करली फाई बाई करली जेड। तो अगर हम देखें हमारा लेवल सरफेस जो है उसके ऊपर हर पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो सेम रहती है, मतलब जो हमारा फंक्शन है वो लेवल सरफेस के ऊपर कांस्टेंट है। और जब हम किसी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेशन करते हैं तो वो 0 आता है। तो यहाँ पे करली फाई बाई करली एक्स करली फाई बाई करली वाई एंड करली फाई बाई करली जेड जो है वो 0 हो जाएगा, मतलब डेल फाई डॉट dr जो है वो 0 हो जाएगा। अगर डेल फाई डॉट dr जो है वो 0 हो रहा है तो हमें ये बात प्रूव होती है कि डेल फाई जो है वो परपेंडिकुलर होगा dr की, या डेल फाई जो है वो 0 के इक्वल होगा, या dr जो है वो 0 के इक्वल होगा। अब देखो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट जो है वो हमारा रेडियली आउटवर्ड है, वो एग्जिस्ट करता है, उसकी कुछ वैल्यू है, तो डेल फाई जो है वो तो 0 होगा नहीं। अब हमारे पास है dr। dr जो है वो टेंजेंट है हमारे लेवल सरफेस का, तो वो 0 हो नहीं सकता। तो बच गया हमारा कोस थीटा। जो कोस थीटा है वो 0 होगा, और कोस थीटा 0 होता है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे, मतलब डेल फाई और dr जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब हम पढ़ते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एट ए पॉइंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब अगर हम स्केलर फील्ड पे किसी एक पॉइंट के ऊपर हैं तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमें बताएगा कि इस डायरेक्शन में चलने पर हमारा जो फंक्शन है वो इस रेट से चेंज हो रहा है। मतलब हम एक डायरेक्शन चूज करेंगे, एक पॉइंट चूज करेंगे, और उस पॉइंट के ऊपर उस डायरेक्शन में अगर हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें उस पॉइंट के ऊपर उस डायरेक्शन के अंदर जो स्केलर फंक्शन है उसकी रेट बताएगा कि वो किस रेट से चेंज हो रहा है। अब हम देखते हैं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स किससे डिनोट करते हैं और कैसे इसको निकालते हैं। तो हमने सबसे पहले एक स्केलर फील्ड मान ली है। स्केलर फील्ड ली है हमने फाई एक्स वाई जेड। इस स्केलर फील्ड के अंदर हमने दो पॉइंट्स लिए हैं, पी एक्स वाई जेड एंड क्यू एक्स प्लस डेल एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई कोमा जेड प्लस डेल जेड। ये हमारे दो पॉइंट्स हैं। पी है वो एक्स वाई जेड पे है, क्यू है वो पी से थोड़ा दूर है, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड हमने यहाँ पे ऐड किया है। तो अब हमें निकालना है चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मतलब अगर हम P पॉइंट से Q पॉइंट के ऊपर जाते हैं
तो हमारा फंक्शन कितना चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू पी और क्यू के बीच में कितनी डिस्टेंस है। तो सबसे पहले हम पी के ऊपर हमारे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और क्यू के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, उनका डिफरेंस निकालेंगे और उसको डिवाइड करेंगे पी क्यू डिस्टेंस से। यही किया है हमने। हमारा पी के ऊपर हमारे फंक्शन की वैल्यू है 5p और क्यू के ऊपर हमारे फंक्शन की वैल्यू है 5q। हमने इनका दोनों का डिफरेंस निकाला 5q माइनस 5p, यानी कि p से क्यू के ऊपर जाने के, यानी कि p से क्यू के अंदर जाने के, यानी कि p से क्यू पर जाने में हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू कितनी चेंज हो रही है। और पी क्यू जो है वो डिस्टेंस है p और क्यू के बीच में, जिसको हम डिनोट करेंगे डेल s से। तो हमारे पास हो गया 5q माइनस 5p डिवाइडेड बाई पी क्यू, मतलब चेंज इन फाई पर यूनिट डिस्टेंस। तो इसको हम डिनोट करते हैं डेल फाई से, चेंज इन फाई, और इसको हम डिनोट करते हैं डेल एस से, चेंज इन डिस्टेंस। अब ये तो हो गया हमारा एक यूनिट डिस्टेंस के ऊपर। अब हमें निकालना है रेट, मतलब जितना हमारा डिस्टेंस कम होता जाएगा उतना जो रेट है वो कितना होता जाएगा। मतलब अगर जो क्यू है वो पी को अप्रोच करे तो हमारी रेट क्या होगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। तो हमने ये किया, क्यू अगर पी को अप्रोच करे तो इसके लिए हमने लिमिट लगा दी, लिमिट क्यू टेंड्स टू पी 5q माइनस 5p डिवाइडेड बाई पी क्यू, और ये हमारे पास होगी लिमिट क्यू टेंड्स टू पी डेल फाई बाई डेल एस इज इक्वल टू डी फाई बाई डी एस। तो डी फाई बाई डी एस जो है वो हमारा हो गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एक्स वाई जेड इन डायरेक्शन, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन एट पॉइंट पी एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे, जो हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव है उसकी मीनिंग तभी तक है जब हम बताते हैं कि वो किस पॉइंट के ऊपर है और किस डायरेक्शन के अंदर है। अब हम देखते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव के ऊपर क्या थ्योरम्स होती हैं। थ्योरम नंबर वन क्या कहती है कि डी फाई बाई डी एस, यानी कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एट ए पॉइंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसको हम डी फाई बाई डी एस लिखेंगे अब से। डी फाई बाई डी एस इज इक्वल टू डेल फाई डॉट ए वेक्टर, यानी कि डेल फाई जो है वो हमारा ग्रेडियंट है, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन डायरेक्शन ए वेक्टर इज द कंपोनेंट ऑफ डेल फाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। हम इसको ज्योमेट्रिकली समझते हैं पहले, फिर मैथमेटिकली इसको प्रूव करेंगे। इस पॉइंट के ऊपर ये हमारा है ए वेक्टर और इस डायरेक्शन में हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव है ये, और इस पॉइंट के ऊपर हमारा ग्रेडियंट होगा ये हमारा हो गया डेल फाई, ये हमारा हो गया डेल फाई, ये हमारा हो गया डी फाई बाई डी एस, ये हमारा हो गया डी फाई बाई डी एस इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ये हमारा हो गया डेल फाई। तो ये कह रहा है कि डी फाई बाई डी एस जो है वो इक्वल होगा डेल फाई कोस थीटा। जो थीटा है वो एंगल है डेल फाई और ए वेक्टर के बीच में। जो कोस थीटा है वो सिंपली ए कैप ही है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो ए कैप है ये एक यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है, और डेल फाई डॉट ए का अगर हम डॉट प्रोडक्ट सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा डेल फाई कोस थीटा। थीटा जो है वो एंगल है डेल फाई और ए वेक्टर के बीच में। तो अब हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। मान लिए हमने दो पॉइंट्स लिए हैं पी और क्यू। पी और क्यू जो है वो हमने इस हिसाब से लिए हैं कि उनका जो वेक्टर आए पी क्यू वो उस डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में हमारा ए वेक्टर है। तो इसलिए हमने क्यू एक्स प्लस एल डेल एस कोमा वाई प्लस एम डेल एस कोमा जेड प्लस एन डेल एस लिया है, और हमारे पास जो ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है वो है ए कैप इज इक्वल टू एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। तो अगर हम डी फाई बाई डी एस निकाले यहाँ पे तो हमारा होगा लिमिट डेल एस टेंड्स टू जीरो, मतलब डेल एस जो है वो डिस्टेंस है पी और क्यू के बीच में। तो पी क्यू की डिस्टेंस जीरो, मतलब क्यू अप्रोचेज पी डेल फाई बाई डेल एस, यानी कि डेल फाई चेंज इन फाई ऑन गोइंग फ्रॉम पी टू क्यू एंड डेल एस इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। तो ये हमारे पास हो गया 5q माइनस 5p डिवाइडेड बाई डेल एस। अब हम लिखते हैं 5q हमारे पास है 5x प्लस एल डेल एस, ये जो फाई के कोऑर्डिनेट्स है ये, और हमारे पास p हो गया 5xy जेड, और ये हो गया डेल एस टेंड्स टू जीरो, डेल एस टेंड्स टू जीरो, और इसके अंदर डिवाइडेड बाई हो गया डेल एस। अब इसको हम सोल्व करेंगे टेलर्स एक्सपेंशन थ्योरम से। टेलर एक्सपेंशन थ्योरम क्या होती है?
ये बेसिकली इसके लिए हम एक अलग से क्लास रखेंगे जिसके अंदर हम इसको कंप्लीटली समझाएंगे। फिलहाल हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको समझते हैं कि टेलर एक्सपेंशन थ्योरम के अंदर क्या होगा कि फाई एक्स वाई जेड आ जाएगा, प्लस में इसके एक्स वाई जेड के साथ जो प्लस में जो टर्म्स हैं वो आ जाएंगी, और प्लस में ये जो सीरीज है ये इंफिनिटी तक चलेगी। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आएगी वो हायर डेरिवेटिव्स की होगी, मतलब यहाँ पे करली फाई बाय करली एक्स है, करली फाई बाय करली वाई है, करली फाई बाय करली जेड है, तो नेक्स्ट टर्म के अंदर होगा करली स्क्वायर फाई बाय करली एक्स स्क्वायर, करली स्क्वायर फाई बाय करली वाई स्क्वायर, करली स्क्वायर फाई बाय करली जेड स्क्वायर। इस हिसाब से ये चलती जाएगी, लेकिन हमारा जो रिजल्ट है वो इन दो टर्म्स में ही कंप्लीट हो रहा है, इसके बाद वाली टर्म्स हमारे लिए नेग्लिजिबल हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करें तो फाई एक्स वाई जेड जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है दिस फाई एक्स वाई जेड के साथ, और हमारे पास बच जाता है, और डेल एस जो है वो हमने यहाँ से कॉमन लिया है, डेल एस डेल एस डेल एस यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास बच जाता है एल करली फाई बाय करली एक्स प्लस एम करली फाई बाय करली वाई प्लस एन करली फाई बाय करली जेड। तो ये हमारे पास आ गया डी फाई बाई डी एस इज इक्वल टू एल करली फाई बाय करली एक्स प्लस एम करली फाई बाय करली वाई प्लस एन करली फाई बाय करली जेड। लेकिन हमें प्रूव करना है कि डी फाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ग्रेडियंट फाई डॉट प्रोडक्ट विद ए कैप। तो अगर हम इस टर्म को देखें, क्या हम इसको दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ, हम इसको लिख सकते हैं आई कैप करली फाई बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली फाई बाय करली वाई प्लस के कैप करली फाई बाय करली जेड डॉट प्रोडक्ट विद एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा हो गया ग्रेडियंट और ये हमारा है ए कैप जो हमने ऊपर लिखा था। तो ये हमारा हो गया डी फाई बाई डी एस इज इक्वल टू ग्रेडियंट फाई डॉट ए कैप, ए की मतलब डायरेक्शनल वेक्टर। तो ये जो हमने जो ये रिजल्ट निकाला है इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या हुआ ये हम देखते हैं। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये हुआ कि अगर हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव है किसी भी डायरेक्शन में, मान लो इस डायरेक्शन के अंदर हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव है और हमारा ग्रेडियंट है इस डायरेक्शन के अंदर, और इनके बीच में एंगल है थीटा, तो हमारा जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो होगा वो कंपोनेंट हो जाएगा हमारे इस वेक्टर का इस डायरेक्शन के अंदर, यानी कि जो ग्रेडियंट फाई है उसका कंपोनेंट हो जाएगा डी फाई बाई डी एस की डायरेक्शन में। मान लो इसकी डायरेक्शन है यहाँ पे ए कैप इसकी डायरेक्शन है, तो ए कैप की डायरेक्शन के अंदर जो हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा वो इक्वल होगा कंपोनेंट ऑफ ग्रेडियंट फाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए कैप। तो आज की हमारी ये क्लास यहीं खत्म होती है, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव की सेकंड थ्योरम और थर्ड थ्योरम, और हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एंड टेंजेंट प्लेन टू द लेवल सरफेस। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और लॉकडाउन के अंदर सेफ रहें, घर में रहें, और यूट्यूब के जरिए हमसे कनेक्टेड रहें। धन्यवाद।